अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तब्दीली सरकार को वोट देने के बावजूद कराची की आवाम की किस्मत नहीं बदल सकी है। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान इख्तियारात और वसाइल की जंग में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो कराची की आवाम को हुआ है। गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कराची की आवाम को कई मरतबा तरक्की और खुशहाली के सब्ज़ बाग दिखाए गए। कभी 162 अरब के पैकेज का ऐलान किया गया तो कभी 1100 अरब के पैकेज का, और कहा गया कि कराची के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बड़े बड़े दावे किए गए, मगर बदकिस्मती के साथ हुकूमत के दावे ही साबित हुए। सियासी क़यादत कराची के मसाइल हल करने में संजीदा हो या ना हो, मगर अस्करी क़यादत कराची को बदलने के लिए पुरअज़्म है। चंद रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक एक इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा ने भी शिरकत की। इजलास को बताया गया कि कराची के लिए 100 मनसूबे तैयार किए गए हैं। ये मनसूबे 3 मराहिल में मुकम्मल होंगे। इन मनसूबों पर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत तकरीबन 1100 अरब रुपए से ज़ायद की रकम खर्च की जाएगी। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने इंतज़ामिया को वाज़ेह हिदायत दी कि कराची में तजावुज़ात हटाने से पहले वहाँ के जो मुस्तहिक मकीन हैं उनके लिए पेशगी मुतबादिल इंतज़ामात को भी यकीनी बनाया जाए। फिर पानी की फराहमी के लिए K4 मनसूबे की इस्तेदाद और अफादियत बढ़ाने के हवाले से सिफारिशात मुरतब करने के लिए वजारत मनसूबा बंदी के तहत तकनीकी कमेटी बनाने की भी प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत की। एक तरफ कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के इजलास में अस्करी क़यादत की शमूलियत की वजह से अवाम यह समझती है कि इस मरतबा कराची पैकेज पर अमल दरामद होगा, ज़रूर होगा। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार अपने कायद नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलते हुए फ़ौज में तकसीम पैदा करने की एक बार फिर से नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इसहाक डार उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं जिसकी बुनियाद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में रखी थी। नवाज शरीफ की उसी मतनाज़े गुफ्तगू को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फ़ौज को बगावत पर उकसाने के मुतरादिफ समझते हैं। इसहाक डार ने अपने इंटरव्यू में 2018 के इंतखाबात में धांधली, वफाकी वज़ीर दाखिला के बयानात, अपनी जायदाद की तफसीलात, फिर करप्शन के इल्ज़ामात, इमरान खान की हुकूमत की साख और वतन वापसी से मुतालिक बातचीत की। इसहाक डार की इस गुफ्तगू का मकसद क्या है? क्या एक मफरूर शख्स को जमहूरियत पसंद के तौर पर तस्लीम किया जा सकता है? इस सारी सिचुएशन पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, हम पिछले कुछ एक महीने से पहले हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन की लीडरशिप है, आप देख लें बिलावल भुट्टो ने, फिर मरीम नवाज़ ने और आज इसहाक डार ने, ये BBC को सब इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या मकसद है इंटरनेशनल मीडिया को चुनने का, इंटरव्यू देने का और खुलकर सारी बातें करने का? बिलावल ने भी जो खुलकर सारी बातें BBC के साथ की थी मियां नवाज शरीफ के एक बयानी को लेकर, बाद में अपने ही मुल्क के नेशनल TV चैनल्स पर आकर उनके लोग जो है वो उसको डिफेंड करते नजर आए। आज आप इसहाक डार के इंटरव्यू को किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं आप? शुक्रिया शादिया। देखिए, हमारी असल में ये आज की बात नहीं है, एक माइंडसेट है कि हम गोरे से बहुत मुतासर होते हैं और अक्सर उसमें बाज़-औक़ात हम धोखा भी खा जाते हैं, बाज़-औक़ात गलत विकेट पे जाके खेल लेते हैं, कोई टफ एंकर मिल जाए तो आप एक्सपोज हो जाते हैं, जैसे आज हुआ। लेकिन हम कोई भी लीडर हो, हम बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। हम मिसालें देते हैं मगरिब के मीडिया को कि मगरिब का मीडिया देखें, वहाँ जो है कितने ज़बरदस्त कवानीन हैं, कितने ज़बरदस्त लॉज हैं, लाइबल जो है वो वहाँ सख्त कवानीन हैं, लेकिन अपने मुल्क में कभी भी उन कवानीन को लागू नहीं करते। अपने मुल्क में हार्ड टॉक जो है हम अफोर्ड नहीं करते। अगर कोई एंकर अच्छा, और मैं मिसालें दे सकता हूँ एंकर्स की जिन्होंने हार्ड टॉक्स की और उसके बाद उनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। तो हमारे यहाँ यही हार्ड टॉक जो हमने आज BBC पे देखी, वो आपके पाकिस्तान में बहुत से एंकर्स हैं जो ये कर सकते हैं, लेकिन या तो आप उनको इंटरव्यू नहीं देते, और या अगर देते हैं तो उसके बाद, और अगर कोई इंटरव्यूअर आपको एक्सपोज कर दे तो फिर उसके बाद उसको अपनी नौकरी के लाले पड़ जाते हैं।
तो हमारे यहाँ सॉफ्ट टॉक। तो आपको लगता है इसहाक डार आज एक्सपोज हुए हैं जब उनसे उनकी प्रॉपर्टी के बारे में सवाल किया गया, नवाज शरीफ की बीमारी के बारे में सवाल किया गया, और फिर एंकर ने इसहाक डार से सवाल किया आप बीमार हैं, आप बीमारी की वजह से रुके हुए हैं, क्या आप अब भी बीमार हैं? तो बड़े कंफ्यूज, और उनकी बॉडी लैंग्वेज और जवाब अगर वो कुछ देना चाह रहे थे नहीं दे पाए, तो आपको लगा है कि इस इंटरव्यू ने इसहाक डार को एक्सपोज किया है आज? देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस का प्रॉब्लम यह है, और मैं ज़ाती तौर पे उस पॉलिटिक्स पे बिलीव ही नहीं करता जो मुल्क से बाहर रह के की जाए। अगर आप दिलेर सियासतदान हैं, अगर आप बहादुर सियासतदान हैं, तो फिर आपको अपनी जान का खतरा नहीं होना चाहिए, आपको परवाह नहीं होनी चाहिए जान की। आप आए मुल्क में फेस करें। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि जिसमें ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर भेजा जाने लगा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने मना कर दिया, उन्होंने कहा जी हम नहीं जाएंगे बाहर, आप हमें यहीं मार दें कोई मसला नहीं है, हम लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन ये कमज़ोर लोग हैं, ये उस तरीके से अपना ना दिफा कर सकते हैं। अगर आप एक पोजीशन में हैं तो आप आएँ। कोई ऐसे बीमार इसहाक डार नहीं हैं कि उनको 3 साल से मुल्क से बाहर है। मेरा ख्याल है इसहाक डार आज, वैसे तो उनके ऊपर बड़े सीरियस चार्जेस हैं, लेकिन आज वो एक जर्नलिस्ट के सामने बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए, और सिर्फ वो बुरी तरह एक्सपोज नहीं हुए, उन्होंने बाकी फैमिली को भी एक इंतहाई डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया। वेरी ट्रू। तो गलत विकेट पर अगर आप जाके खेलेंगे तो फिर यही होगा जो आज उनके साथ हुआ। हाँ, बैट्समैन नहीं और बैट्समैन बनने की कोशिश करेंगे तो फिर तो आप आउट हो ही जाएंगे। वेरी ट्रू। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं पीडीएम की तहरीक की। फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है मज़हर अब्बास साहब। हमने मुल्तान के जलसे से पहले जो सारी एपिसोड देखी, हुकूमत की तरफ से जो रिएक्शन था, हुकूमत ने इजाज़त देना ना देना अपोजिशन के लिए तो बराबर था, फिर गिरफ्तारियां, फिर रुकावटें खड़ी करना, जलसे से 4 घंटे पहले इजाज़त दे देना। अब अपोजिशन कह रही है कि अब मौलाना ने कहा कि ये तो डंडे का कमाल था। आपको लगता है कि जो सारी सूरत हाल है ये तसादुम की तरफ जा सकती है? लॉन्ग मार्च से पहले हालात ख़राब हो सकते हैं? लाहौर के जलसे की तो इजाज़त दे दी, लेकिन आपको पता है लॉन्ग मार्च की हिस्ट्री हमारे मुल्क में क्या है। अदलिया बहाली तहरीक का एक लॉन्ग मार्च था, गुजरांवाला के रास्ते में पहुंचा तो आपको पता है कि कॉल आ गई थी जनरल कियानी साहब की, जो बताया गया, तो फिर अदलिया बहाल हो गई। उससे पहले बीबी साहब का भी आपने एक लॉन्ग मार्च, बीबी ने भी कॉल दी थी, लेकिन उससे पहले जो हुकूमत थी जिसके खिलाफ बीबी लॉन्ग मार्च निकालने जा रही थी, उस हुकूमत को तहलील कर दिया गया। तो लॉन्ग मार्च के नताइज हमने अपने मुल्क की हिस्ट्री में देखे हैं मज़हर अब्बास साहब। मौजूदा पीडीएम की तहरीक का लॉन्ग मार्च आपको लग रहा है कि उस तरह के नताइज ले सकता है? देखिए सियासी तौर पे मैं कभी पीडीएम के लीडर्स से अक्सर हमारी गुफ्तगू होती रहती है, मुख्तलिफ लीडर से, मुझे आज तक वो कन्विंसिंग नहीं लगे, कम से कम मेरे साथ जो उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, कि वो क्यों चला रहे हैं तहरीक। यानी एक पार्टी जो है वो इलेक्शन में जीती है, अगर आप समझते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है ये दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ पार्लियामेंट है, तो आप 2.5 साल इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से बहुत इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की पोजीशन शुरू में तो यही रही है कि इस असेंबली में बैठना नहीं चाहिए। बाद में जब सब तैयार हो गए तो उन्होंने अपने भाई से भी हल्फ उठवा लिया। अगर बेहतर होता अगर वो अपने भाई से भी हल्फ ना उठवाते तो मौलाना फजलुर रहमान ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होते। लेकिन बहुत अरसे बाद 2008 के बाद एक कंटिन्यूटी आई है, उसमें ख़राब गवर्नमेंट्स आई हैं, जो कुछ भी आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए। पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने अपने 5 साल पूरे किए। अच्छा, दोनों जो गवर्नमेंट्स बनी हैं उसमें उस वक्त की जो भी अपोजिशन थी, इवन जरदारी साहब का बयान उठा लें, वो उन्होंने 2013 के इलेक्शन को आरोस का इलेक्शन करार दिया था। ये सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन एक कंटिन्यूटी रही है। आज हम 2.5 साल बाद एक गवर्नमेंट को क्यों टॉपल करवाना चाहते हैं? यानी उनको उनकी महंगाई के खिलाफ कैंपेन करें या बाकी इश्यूज के खिलाफ कैंपेन करें, ये जो आर्गूमेंट है ये अभी तक बहुत कन्विंसिंग आर्गूमेंट नहीं है कि इस गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए। यानी इस गवर्नमेंट की आप खराबियां गिनवा सकते हैं, आप उनकी बैड गवर्नेंस की मिसालें दे सकते हैं, आप उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स की वो कर सकते हैं, लेकिन ये सीधे सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स रहती हैं, अपोजिशन उन्हें एक्सपोज करती रहती है। लेकिन जब आप उस तरफ जाते हैं
कि कम वॉट में हम इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। यानी एक तरफ तो फिर ये जो शहबाज शरीफ साहब ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं सियासी कुव्वतों के दरमियान, आधी पार्टी कुछ कह रही है, आधी ऑपोजिशन कुछ कह रही है। जिस इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करना चाहते हैं उसी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप बयानिया भी एक रखा हुआ है आपने, उस इस्टेब्लिशमेंट से बात भी करना चाहते हैं, उसी इस्टेब्लिशमेंट का सहारा भी लेना चाहते हैं इस हुकूमत को घर भेजने के लिए। तो ये कैसा तजाद है? ऑपोजिशन करना क्या चाहती है? इमरान खान तो बात करना नहीं चाहते, हुकूमत तो बात करना नहीं चाहती, तो बात किसके बीच होगी? देखिए, पीएमएलएन में शहबाज शरीफ साहब का एक बयानिया है, मरियम नवाज साहिबा का दूसरा बयानिया, या नवाज शरीफ साहब का दूसरा बयानिया। वो तो चले पार्टी के अंदर एक दो डिफरेंस व्यू हैं, लेकिन मैं तो ओवरऑल बात कह रहा हूँ। इवन चाहे शहबाज शरीफ हो या बाकी पीडीएम की पार्टीज हो, मुझे कम से कम ये तो बताया जाए कि क्या वजह है, किस वजह से आप इस गवर्नमेंट को टॉपल करना चाहते हैं, और 2.5 साल बाद क्यों करना चाहते हैं? 2.5 साल का अरसा क्यों दिया? अगर आप फर्ज करें पहले दिन से, अल्टीमेटली आपने ये पहले प्रूफ तो करना है। जिस तरह 2014 में इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया, वो भी उतना ही गलत था, वो पोजीशन भी उतनी ही गलत थी, लेकिन उसमें अल्टीमेट पहले क्या तय हुआ? पहले तय हुआ एक जुडिशियल कमीशन बनाए। आप ये साबित तो करें कि 2018 के इलेक्शंस में धांधली हुई थी। ये मैं अपने तई पूरा कन्विंस्ड हूं कि 2018 के इलेक्शन में गवर्नमेंट बनवाई गई थी। धांधली एक चीज होती है और गवर्नमेंट को मैनेज करना और बनवाना दूसरी चीज होती है। कराची के नताइज उठा लें, जनूबी पंजाब महाज उठा लें, PMLQ उठा लें, BNP मैंगल उठा लें, अगर आप इन सारी चीज़ों को जोड़ लें, और उससे पहले 2018 से पहले जो बलूचिस्तान में वो सारी डेवलपमेंट इंटरलिंक्ड है बिल्कुल। लेकिन 2018 का इलेक्शन अगर PDM समझती है, पीपल्स पार्टी समझती है, नून लीग समझती है कि धांधली हुई थी, तो उस धांधली को आपको प्रूफ तो पहले करना पड़ेगा। आपकी चार्टर में कहीं ये नहीं लिखा कि पहले ये साबित किया जाएगा, आप साबित करेंगे कि इलेक्शन में धांधली हुई। तो मैं समझता हूं कि पीडीएम का जो ये बुनियादी मुतालबा है कि हुकूमत से बात नहीं होगी, इस हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते। आप जिस हुकूमत के, जिस वजीर आज़म के, चाहे इलेक्शंस हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो, स्पीकर के इलेक्शन हो, उस पार्लियामेंट का ये ऑपोजिशन हिस्सा है और हिस्सा रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो आर्गुमेंट है उनका बहुत कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन बहरहाल ऑपोजिशन का अपना एक मौक़िफ़ है, वो एक ज़ोरदार अपनी तहरीक चलाने के मूड में है, वो इस्लामाबाद जाने के मूड में है, और वहाँ मुझे मां सिवाय इसके कि एक तसादुम हो या कुछ नजर नहीं आया, एस्टैब्लिशमेंट उनसे बातचीत करे, इसके अलावा मुझे कोई तीसरा ऑप्शन नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अलावा पाकिस्तान ने कभी किसी सियासतदान ने, कभी किसी सियासी जमात ने क्लाइमेट चेंज को बड़ा मसला तस्लीम नहीं किया, लेकिन इसी क्लाइमेट चेंज से मुतालिक तहरीक इंसाफ हुकूमत का जो फ्लैगशिप बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा है, अब इस पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क में जंगलात की बहाली के लिए 5 साल के अरसे में 10 अरब दरख्त लगाने का ऐलान किया था। गुज़श्ता 2.5 सालों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतअद्दिद मरतबा आलमी फोरम्स पर क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बड़े खुलकर बातचीत की है। माहौलियाती मसाइल के हल के हवाले से इमरान खान की कोशिशों को इसमें कोई शक नहीं कि आलमी सतह पर भी सराहा गया, तस्लीम किया गया, मगर इस सब के बावजूद अपोजिशन की जानिब से हमेशा बिलियन ट्री मंसूबे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बिलियन ट्री मंसूबे पर बहुत से खदशात का इजहार किया गया। सुप्रीम कोर्ट वफाक और सूबों से आज ये पूछ रही है कि अब तक कितने दरख्त लगाए गए, कितने फंड्स खर्च किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री मंसूबे का भी तमाम रिकॉर्ड तलब किया है। आज सुप्रीम कोर्ट में दरियाओं, नहरों के किनारों पर शजरकारी से मुताल्लिक एक केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने कहा कि हम पूरे मुल्क में मजिस्ट्रेट भिजवा कर 430 मिलियन दरख्त लगाने का जो हुकूमत कह रही है कि हमने लगवाए हैं इतने दरख्त, इसको इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। वजारत मौसमियाती तब्दीली से सैटेलाइट तस्वीर भी मंगवाई गई हैं। दौरान समाअत अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा
कि कागज़ों में आधा पाकिस्तान जंगल है, असल में जंगल कहीं नहीं है। पंजाब, सिंध और दीगर सूबों के मुख्तलिफ शहरों में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। इतनी गंदगी है कि मुल्क में बंदा सांस भी नहीं ले सकता। खैबर पख्तूनख्वा का बिलियन ट्री सुनामी कहाँ है, ये भी सवाल पूछा गया। कहा गया कि नारान कागान कचरा बन गया है। इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए गए। बलूचिस्तान में बिलियन ट्रीज मंसूबे का कोई वजूद ही नहीं है। अब सवाल ये है कि वफाकी हुकूमत 43 करोड़ दरख्त लगाने के दावे के हवाले से अदालत को मुतमईन आखिर क्यों नहीं कर सकी। अहम सवाल ये भी है कि अदालती रिमार्क्स माहौलियाती आलूदगी को कम करने के हवाले से आज जो सारी समाअत हुई, जो रिमार्क्स दिए गए, ये कितने अहम हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। मलिक साहब, फ्लैगशिप मंसूबा है आप लोगों का, आप लोगों ने इस पर बड़ी बात की है। जितनी आप लोगों ने इस पर फोकस किया है इस मंसूबे को पाया तकमील को पहुंचाने के हवाले से, उतना ही ऑपोजिशन ने इसको क्रिटिसाइज किया है करप्शन के हवाले से। अब तो नौबत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कह दिया कि कागजों में तो आधा पाकिस्तान जंगल है, असल में कुछ नजर नहीं आता। डीजी माहौलियात से भी पूछा कि इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहाँ लगाए हैं, लगता है कि सारे दरख्त बनी गाला में ही लगा दिए गए हैं। सिर्फ इस्लामाबाद की बात नहीं हुई, हर सूबे में इस मंसूबे के हवाले से सवाल उठाए गए। पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, केपी में, हर जगह पर। तो क्या वजह है कि इस मंसूबे पर इतने सवालात उठाए जा रहे हैं। इस मंसूबे का अगर ये हाल है, आप लोग कह रहे हैं कि दरख्त लगाए जा रहे हैं, लेकिन अदालत तो सवाल उठा रही है कि दरख्त तो काटे जा रहे हैं हर जगहों से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो नोटिस लिया है ये दरख्तों की कटाई का भी, और इसके साथ साथ जो नए दरख्त लगाए जा रहे हैं। और जहां तक हमारे प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, ये 10 बिलियन ट्री सुनामी के अंदर हम इस वक्त तक 43 करोड़ जो दरख्त हैं वो लगा चुके हैं, और वो तमाम प्रोविंसेस के अंदर लगे हुए हैं। उसका तमाम डेटा हमारे पास मौजूद है, और इंशाल्लाह वो हम सुप्रीम कोर्ट में उसको जमा भी करवाएंगे तस्वीरों के साथ। 43 करोड़ दरख्त लगाने के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नाकाबिले फहम से ये बात लगती है। अदालत मजिस्ट्रेट के जरिए इसको इन्वेस्टिगेट भी करवाएगी, तस्वीरी सबूत भी मांगे हैं कि आप लोग सब ये रिकॉर्ड आप लोगों के पास हैं, कब पेश करेंगे आप लोग ये रिकॉर्ड? जी जी बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट टोटली ट्रांसपेरेंट है, और हमें ग्राउंड पे जो रिपोर्ट आती है वो सब हमें हमारे पास उसका डेटा मौजूद है। और तमाम प्रोविंसेस में इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 50% फंडिंग है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, और 50% प्रोविंस खुद करता है। जो प्लान्स हैं वो तमाम प्रोविंसेस ने बनाए, और इम्प्लीमेंटेशन प्रोविंशियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट का इसमें काम यह है कि हम इसको मॉनिटर करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, और मॉनिटरिंग के लिए हम खुद भी करते हैं, और उसके साथ साथ हमने एक 3 पार्टी कंसोर्शियम बनाया हुआ है जो कि इंडिपेंडेंट इसकी 3rd पार्टी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसमें WWF है, IUCN है और FAO है। ये तमाम डेटा इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट को हम फराहम करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको इस मंसूबे में सूबों के साथ जो विफाक की 50% शराकतदारी है, इसका मतलब यह है कि 50% जो फंड्स हैं, जो फाइनेंस है, वो विफाक भी करता है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, 50% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देता है, और 50% प्रोविंस इसमें एलोकेट करता है। और अगर प्रोविंस एलोकेट ना करे तो फिर फेडरल गवर्नमेंट भी फंडिंग रोक लेता है। तो ये एक फॉर्मूला बनाया गया था प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, और इसमें यही था कि ये फंडिंग आधी होगी, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग होगी, प्लानिंग फेडरल गवर्नमेंट के साथ होगी मिलके, इम्प्लीमेंटेशन प्रोविंस करेगा, और फिर हम उसको मॉनिटर और कोऑर्डिनेट करते हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से फंड्स ना देने पर भी मलिक साहब आज अदालत में सवाल उठाए गए, क्या सिंध की तरफ से फंड्स दिए जा रहे हैं इस मंसूबे के लिए? सिंध जो है वो दे रहा है इसमें पैसे, और उन्होंने जो हमारा पहला फेज था उसमें जितने उन्होंने पैसे दिए उतने ही हमने भी दिए हैं। अच्छा। अगर वो इसमें रुकेगा तो फिर फेडरल गवर्नमेंट का पैसा भी रुक जाएगा। अच्छा मलिक साहब, केपी के से इस मंसूबे का आगाज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में आज कहा गया कि भाई केपी में क्या हो रहा है, वहां पे भी दरख्त काटे जा रहे हैं, नथिया गली में दरख्त काटे जा रहे हैं, नारान कागान कचरा बन गया है। तो जिस जगह से आप लोगों ने मंसूबा शुरू किया था वहीं पर आज सवालात उठ रहे हैं। आप दरख्त लगाने की बात करते हैं, हकीकत आज ये खुलकर सामने आई कि उल्टा दरख्त काटे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एक स्ट्रगल है पाकिस्तान के अंदर। देखें, ये हम जहाँ पर दरख्त लगा रहे हैं वहाँ पे हमारा ये भी फोकस होता है, और केपी में प्रोजेक्ट कामयाब ही इसलिए हुआ था कि वहाँ पर जीरो टॉलरेंस के साथ टिम्बर माफिया के साथ डील किया गया था। हाँ। और अभी भी वही पॉलिसी वहाँ पे चल रही है, लेकिन ये एक यहाँ पे प्रेशर
होता है फॉरेस्ट के ऊपर और जगह जगह से कटते हैं। हमें भी रोज़ वो आती हैं व्हाट्सएप मैसेजेस भी कि फलानी जगह दरख्त कट गया है। अभी हम कल जीबी जा रहे हैं, के अंदर हमें एक रिपोर्ट आई थी कि द्यामीर के एरिया के अंदर वहाँ पर दरख्त काटे गए थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब इसका खुद नोटिस ले रहे हैं कल वहाँ पे। तो ये एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल है इसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक जीरो। अदालत ने भी आज इस हवाले से डिटेल जो है ना वो पूछी आप लोगों से, कितने टोटल, कितने रकबे पर कितने दरख्त लग चुके हैं अब तक? जी, हमारा जो बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट था जो कि केपी में 2014 से 2018 में चला था, उसमें 1 अरब और 18 करोड़ दरख्त लगाए गए थे। इनमें से 60% दरख्त जो थे वो नेचुरल फॉरेस्ट में नेचुरल रीजनरेशन के जरिए हुए थे और 40% प्लांटेशन फॉरेस्ट का। इसकी तमाम डेटा भी मौजूद है, जगह भी मौजूद है। लेकिन जब अदालत ने कहा कि इतने दरख्त नर्सरियों में जो है ना वहां से लिए गए, तो अदालत ने इस पर बड़ी हैरानगी का भी इजहार किया और कहा कि अजीब सी बात है, इतने दरख्त नर्सरियों में कैसे पड़े हुए हैं, कैसे इतने दरख्त तैयार हो गए। इस पर सवाल उठा आज अदालत में कि 430 मिलियन दरख्त लगाने का जब आप लोग कहते हैं कि नर्सरियों से लिए गए, तो ये कोई हकीकत पर मबनी बात नहीं लगती। देखें, इस प्रोजेक्ट का जो सक्सेस है वो यही होती है कि आपने नर्सरीज के अंदर पहले 2 साल पौधे पैदा करने होते हैं। अब इस वक्त हमारा जो 10 बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट है, जब हमने स्टार्ट किया तो 4 करोड़ पाकिस्तान पूरे में नर्सरीज में पौधे थे। इस वक्त 30 करोड़ पौधे नर्सरीज में पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनका डेटा हमारे पास प्रोविंस वाइज ब्रेकअप के साथ मौजूद है कि किस प्रोविंस में कौन सी नर्सरी में कितने पौधे मौजूद हैं। ये तमाम डेटा हम इकट्ठा करते हैं और इस वक्त 30 करोड़ नर्सरीज के अंदर पौधे मौजूद हैं। इसका डेटा भी इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में फराहम करेंगे। उसके साथ साथ जो दरख्त लगाए गए हैं पिछले 2 साल के अंदर, उनका डेटा भी देंगे और अगले प्लान जो हमारे हैं वो भी देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, लेकिन अवाम अभी भी इसे गैर संजीदा ले रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों में 4.5 महीनों के बाद एक दिन में 67 अफराद की अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% से कम होकर 6% पर तो ज़रूर आई है, लेकिन मुल्क के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनमें ये शरह 20% के करीब है। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस का 70% फैलाव मुल्क के 5 बड़े शहरों में है, जिनमें रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, पेशावर, लाहौर और कराची शामिल है। लेकिन पूरे मुल्क में कहीं भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। ना ताजर वक्त पर दुकानें बंद कर रहे हैं, ना हर जगह मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है इसको बरकरार रखा जा रहा है, और ना ही शादी हॉल्स में कोरोना SOPs के तहत तकरीबात हो रही हैं। फिर अपोजिशन के जलसों, जो जमातों के जो जलसे हैं उनके क्या कहने, भरपूर जलसे हो रहे हैं। हस्पतालों में सूरत हाल ये है कि जगह कम पड़ने लगी है, लेकिन आवाम और सियासी नुमाइंदों की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा, जो यकीनन एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इतनी गैर संजीदगी के नताइज कितने भयानक हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। जबकि मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.5% है, जो दीगर सूबों से तो कम है, लेकिन PDM के जलसों का जो मरकज़ है यह पंजाब बन चुका है। गुज़श्ता रोज़ मुल्तान जलसे में कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गई। सियासी क़यादत खुद तो कंटेनर पर मास्क लगाए मौजूद थी, लेकिन आवाम जो सड़कों पर मौजूद थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोई मास्क नहीं किसी ने लगाए हुए थे। हुजूम की शक्ल में लोग एक दूसरे के साथ मौजूद थे। ऐसे में सवालात उठाए जा रहे हैं कि अगर हुकूमत जल्द से रोक नहीं सकती तो तालीमी इदारों को फिर क्यों बंद किया है। तालीमी इदारों में तो SOPs को यकीनी बनाना मुमकिन है, जबकि इन खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि पंजाब में होने वाले जलसों के असरात 2 हफ्तों तक सामने आएंगे और इसके संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। मैं बात करूंगी, मुझे सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। डॉक्टर साहिबा, कोई शक नहीं है इसमें दूसरी लहर बड़ी ख़तरनाक है, शदीद है, ये भी एक हकीकत है। पहले की तरह लोग अब इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। लोग क्या, सियासी जमातें इसको जो है ना वो संजीदगी से नहीं ले रही हैं। ऑपोजिशन के जो जलसे हो रहे हैं
वो तो जिद कह लें या ना कह लें, वो तो कर ही रहे हैं। आप लोगों ने इजाज़त देकर लग रहा है कि कोरोना को आप लोग दावत दे रहे हैं कि आ जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप लोगों के रेट पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। स्कूल तो बंद करा दिए, दुकानें, मार्केट्स, उनकी टाइमिंग्स कम करा दी। इन जलसों को नहीं रोक सके आप लोग? मेरा ख्याल है शाजिया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती जाऊं कि आज के दिन में 543 नए केसेस पंजाब में सामने आए हैं और जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि 45 लोग इंतकाल कर चुके हैं कोविड से एक दिन के अंदर। तो ये तो डेफिनेटली तादाद जो है, क्योंकि नेचुरली ये ज़रा ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि मरीज़ अब जो हमारे पास अस्पतालों में आते हैं ये वो मरीज़ हैं जो ऑलरेडी जिनमें सिम्टम्स होते हैं और सिम्टम्स होने की वजह से नेचुरली उनकी फिर कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 45 लोग आज इंतकाल कर गए हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि जी हुकूमत क्या करे SOPs के बारे में, हुकूमत का काम है कि हम उनको मुसलसल लोगों को हदायत भी दे रहे हैं, नसीहत भी दे रहे हैं। जो इस वक्त बहुत बड़ा काम हमने किया हुआ है वो लॉकडाउन का किया हुआ है। आपको कल के मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि कोई तकरीबन हमने 2000 और इस वक्त आज के दिन में 50 लॉकडाउन किए हुए हैं और उनके पीछे हमने कोई 40,000 लोग जो हैं उनको कन्फाइन किया हुआ है अपने अपने मोहल्लों और इलाकों में, ताकि वबा की फैलाव ना हो। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो हम इस वक्त कर रहे हैं। अब जहाँ तक आप ऑपोजिशन की बात कर रही हैं, मैं तो कई दफ़ा मुझे अफसोस होता है, आप ही लोगों के तकाजे होते हैं, अगर रोकें तो तब बुरे, ना रोकें तो तब बुरे। अब आप बताइए, जो कल तमाशा खड़ा किया गया था, वहाँ आजाब खड़ा किया गया, मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, जलसे करना ऑपोजिशन का हक है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जिम्मेदारी आप लोगों पर बनती है। आप ठीक है ऑपोजिशन जलसे करे, लेकिन इस सारी सिचुएशन को में जो आप लोगों ने SOPs बनाए हैं या आप लोगों ने इजाज़त नहीं दी, इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करवाना भी तो आप लोगों का काम है ना। जलसे से पहले आप लोग बड़े ऐलानात करते हैं, जलसा नहीं होने देंगे, SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे, रुकावटें खड़ी होती हैं, लोगों को गिरफ्तारियाँ होती हैं। जलसे से 4 घंटे पहले ऐलान हो जाता है कि हमें कोई मसला नहीं है। अब लाहौर के जलसे की भी आप लोगों ने इजाज़त दे दी है। तो आप लोगों के एटीट्यूड की समझ नहीं आ रही है ना कि हुकूमत चाहती क्या है आखिर? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने एक कोशिश की और उन्होंने समझा कि शायद अपोजिशन वाले समझ जाएं इस बात को। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उन्होंने बिल्कुल नहीं समझा। उन्होंने अपना इज्जत बेइज्जती का मसला इसलिए बनाया हुआ है कि उनकी सर्वाइवल की जंग है। वो कोई खुदा ना खास्ता, कोई आपका ख्याल है अचानक उनको मोहब्बत होगी अवाम से कि अवाम के लिए जलसे जलूस कर रहे हैं? वो तो अपने अब्बाओं के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदान वालों को बचाने के लिए जलसे जलूस कर रहे हैं। जहाँ रहे मौलाना साहब का ताल्लुक, तो मौलाना साहब जो हैं वो तो आपको पता है, क्योंकि बिल्कुल ही सियासत से बाहर हो गए थे, तो ये एक तरीका उनका सियासत में ज़िंदा रहने का। और मैं जब देखती हूँ इनका इकट्ठ, तो मुझे वक्त याद आता है, क्योंकि मैं तो आपको पता है कि पुरानी एक्टिविस्ट रही हूँ, पीपल पार्टी का भी ज़माना था, और मैं सोच रही हूँ कि आज वो वक्त आया है कि बेनज़ीर की औलाद जो है वो उन लोगों के साथ जाके खड़ी हो गई है जो देखिए वो उनकी सियासत है, वो लोग सियासत कर रहे हैं। हुकूमत का काम है, हुकूमत ने जो SOPs बनाए हैं या हुकूमत ने जो लिमिटेशंस रखी हैं, हुकूमत अपनी रेट को तो चैलेंज ना होने दे। इस वक्त आप लोगों के रेट को क्वेश्चन किया जा रहा है। देखिए, मैं तो अपने जो हमारे लोग हैं उनको भी मना करती हूँ और इनको भी मना करती हूँ, सबको मना करती हूँ। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से पूछा कि उन्होंने रैली क्यों निकाली, पूछा और मैंने आज सुबह शुक्रिया अदा किया जमात इस्लामी का कि कम से कम उन्होंने अपनी रैलीज रोक दी हैं। उन्होंने तो कम से कम इस बात का ख्याल किया है कि अवाम में ये बात ना फैले। मेरा तो प्ली हर मरतबा यही होता है कि ये अवाम जो है, अगर खुदा न खास्ता इस वक्त हमने सिचुएशन कंट्रोल करके रखी हुई है कोविड की, तो हाथ से बाहर ना निकल जाए। या तो ये बदला उतार रहे हैं हमसे कि भाई कैसे हमने कोविड जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो चाहते हैं कि हालात ख़राब हों। आपके सामने है, ये कोई हम थोड़ी फिगर्स दे रहे हैं। आप देखें कराची के अंदर क्या हालात हुए हैं, इस वक्त कराची में हालात क्या हुए हैं, हैदराबाद में क्या हालात हुए। तो ये कोई एक जगह की बात तो नहीं है, ये तो आज के दिन घर घर की कहानी बन गई है कि कोविड हर जगह फैल गया है। और अगर आप समझती हैं कि लाहौर से के बाद अब सिचुएशन खतरनाक हो सकती है?
जी, अगर मैंने आपको बताया कि 45 अगर आज के दिन में डेथ्स हुई हैं पंजाब के अंदर, दीज आर द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ डेथ। ये तो पंजाब में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, तो हमने कोई छुपा के तो नहीं रखा हुआ। ये यू हैव टू रियलाइज दैट कि जो फर्टिलिटी, अगर आपको याद हो मेरी पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स है उसमें मैं कहती हूँ फर्टिलिटी इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। इससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि इस वक्त अगर 45 लोग इंतकाल कर गए 24 घंटे में, तो परेशानी वाली बात है ना। इस्लामाबाद में तो लोगों को वेंटिलेटर मिल रहे हैं, वहाँ तो वेंटिलेटर्स बड़ा मसला बना हुआ है। फरमानी है, हमने ऑलरेडी वहाँ उनको कह दिया है कि हम उनके पेशेंट्स अकोमोडेट करना शुरू करेंगे रावलपिंडी के अंदर, क्योंकि नेचुरली जब तंगी होनी शुरू होगी इस्लामाबाद में तो हमारे पास भी मरीज आने शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें सामने रख के तो मैं तो वो जो आजकल माशाल्लाह जो अगली पौध अपने हमारे बड़े लीडरों के बाल बच्चा जो है वो सड़कों पे आके जो आजकल तकरीरें कर रहा है, उसमें ये भी तो तकरीर करे कि वबा फैल रही है और आपको हमदर्दी होनी चाहिए उन लोगों के साथ जो लोग बेचारे आपकी खातिर अगर आते हैं, कल वबा में मुब्तला हो गए तो आप इनकी तीमारदारी करेंगे। इनके घर की वो जो दिहाड़ीदार जो है बेचारों का जब रोज माश का मसला बनेगा तो आप इनका हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहब, अब तो डॉक्टर जावेद अकरम मेरे प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे पूछा कि हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है कि आपने अगर कोई तकरीबात करनी है ओपन प्लेसेस पर आप लोग करें, शादी हॉल्स पे इंडोर तकरीबात नहीं होनी चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा ये भी जो एक सोच है ये गलत है, ये अजम्पशन गलत है कि जो कोरोना है वो इंडोर में फैलता है आउटडोर में नहीं फैलता। ये कुछ साइंटिफिकली प्रूफ चीज़ नहीं है। तो ये जो आप लोग पाबंदियां लगा रहे हैं, इंडोर नहीं होना चाहिए आउटडोर होना चाहिए। फिर सदर ट्रंप को जब कोरोना हुआ था, सब जानते हैं कि जब उनको कोरोना डायग्नोज हुआ उससे 2 दिन पहले उन्होंने आउटडोर एक तकरीब से खिताब किया था वाइट हाउस में। तो ये कोई साइंटिफिकली प्रूफ तो नहीं है कि आपने इंडोर में नहीं करना या आउटडोर आपने करना है? नहीं, देखें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब जो हैं वो आपको पता है अपनी थेरीज देते रहते हैं, उनके पास भी कोई ऐसा थ्योरेटिकल उनके पास भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है टू प्रूव एनीथिंग एट ऑल। बगैर एविडेंस के आपको कोई साइंटिफिक बात नहीं करनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये बात तो हमें पता है, एक बंद कमरे के अंदर वायरस जो है वो कन्फाइन हो जाता है। देखिए ना, वायरस आप जब हम थूक के हमारे छोटे छोटे जर्रे निकलते हैं मुंह से तो उसके अंदर वायरस होता है। अगर हम इन्फेक्टेड हैं, वो अगर बंद कमरा होगा तो उस बंद कमरे के अंदर वो कन्फाइन हो जाएगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप खुली जगह में होंगे तो नेचुरली इन्फेक्शन तो लगेगी, लेकिन शायद उसकी इंटेंसिटी उस तरह ना हो। और ये इसी तरह की थेरी है जिस तरह की वो थेरी दे रहे हैं। अहम चीज़ ये है कि हमें इन सारी चीज़ों का, आपका क्या ख्याल है, हम कितने मजबूर हुए हैं? हमने स्कूल बंद कर दिए, हमने कॉलेज बंद कर दिए, शादियों का हमने ख़ास तौर पे इसरार किया कि आप मेहरबानी करके खुली जगह पे करें। आप ये कोशिश करें कि कम से कम कोई हवादार जगह हो और नेगेटिव अगर वहाँ हवा चलती हो। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ ही, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमती अरकान पार्लियामेंट की मुख्तलिफ सरकारी कंपनीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने की जो ख्वाहिश है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसी प्रोग्राम में हमने ही ये ख़बर ब्रेक की थी कि वफाकी काबीना ने 18 अगस्त को मुख्तलिफ सरकारी कंपनीज़ और इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अरकान पार्लियामेंट को तैनात करने की मंजूरी दी थी, जिस पर वजारत कानून और इंसाफ ने अरकान पार्लियामेंट की सरकारी इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शमूलियत को खिलाफ आइन करार दिया था। वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है जिसके तहत अरकान पार्लियामेंट को किसी भी सरकारी इदारे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बशमूल कानूनी बोर्ड में शामिल किया जा सके। वजारत कानून की जानिब से वफाकी काबीना के इस इक़दाम को गैर कानूनी करार दिए जाने के बावजूद अभी भी अरकान पार्लियामेंट इस बात पर बज़िद हैं कि उन्हें सरकारी कंपनीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया जाए, जिसके बाद अब ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस मामले का दोबारा से जायज़ा लिया गया है और वज़ीर आज़म ने वजारत कानून को हिदायत दी है कि आइन के आर्टिकल 242 की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट को अब रेफरेंस भेजा जाए। अब सवाल ये है कि अरकान पार्लियामेंट सरकारी कंपनीज़ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ओहदा लेने के लिए आखिर इतने बेताब क्यों हैं?
एक और अहम खबर यह है कि 1 साल गुजरने के बावजूद वफाकी हुकूमत खिलाफ कानून तैनात किए गए 799 अफसरान का जो मामला है इसको हल नहीं कर सकी है। वजारत कानून की पुरानी तारीखों से तैनातों की तौसीक की मुखालफत के बाद अब वफाकी काबीना ने ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में भिजवाने का फैसला किया ताकि सुप्रीम कोर्ट 216 में मुस्तफ़ा एम्पेक्स केस के फैसले की रोशनी में खिलाफ कानून तैनात जो अफसरान हैं इनकी किस्मत से मुतालिक अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। अब इन दोनों अहम मामलात पर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी। सुहेल, हमें याद है हमने ये खबर ब्रेक की थी कि वफाकी काबीना के मैंने मंजूरी दी है कि जो अरकान पार्लियामेंट है बोर्ड ऑफ सरकारी इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होना चाहते हैं। वजारत कानून ने पहले भी कहा था कि आइन में इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद नहीं है। क्या वजह है कि वफाकी काबीना की जिद के सामने वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि आइन का आर्टिकल 242 की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए? वजारत कानून जो ने बात कह रही है वज़ीर आज़म को वो समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल शाजिया, अपने प्रोग्राम में हमने ये खबर ब्रेक की थी कि वफाकी काबीना ने अगस्त 2020 में ये बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी थी एक समरी के ज़रिए से कि अरकान पार्लियामेंट और काबीना अरकान किसी भी सरकारी कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बन सकते हैं। ये बहुत हैरानकुन मामला था, लेकिन बहुत से कैबिनेट मेंबर्स ने इस बात की एडवोकेसी की थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की माइंड मेकिंग की गई थी कि हमारे पास बहुत एक्सपर्टीज़ हैं, कुछ अरकान पार्लियामेंट की बहुत एक्सपर्टीज़ हैं, उन्हें मुख्तलिफ कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया जाए तो इन कंपनियों की तकदीर संवर सकती है। वो कंपनियां जो सालाना 400 से 500 रुपये खसारा करती हैं, उनका कहना था कि हमारे पास ऐसी एक्सपर्टीज़ है कि हम उनको बेहतर बना देंगे। ये बड़ा हैरानकुन अमर था कि बहुत से अरकान पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हों, स्पेशल असिस्टेंट हों, फेडरल मिनिस्टर्स हों, उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हैं, वो खुद बिजनेस करते हैं। और यही तासुर था कि जब ये किसी कंपनी के बोर्ड में शामिल होंगे तो अल्टीमेटली पॉलिसी मेकिंग के जरिए से अपने ही अपने दोस्तों को नवाजने की कोशिश करेंगे। इनडायरेक्टली फायदा दिया जाएगा। तारीख है, माजी के अंदर यही केसेस होते रहे। एग्जैक्टली। लेकिन हैरानकुन तौर के ऊपर उस वक्त जब काबीना ने मंजूरी दी, शायद उस इजलास में वफाकी वजीर कानून की तरफ से इनपुट शायद ना आ सकी, लेकिन मंजूरी हो गई। उसके बाद वफाकी वजीर कानून मिनिस्टर फ़ोग नसीम साहब ने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि ये इकदाम आइन के मुनाफी है। फिर भी अरकान को तसल्ली ना हुई, और लेकिन जब उन्होंने कैबिनेट के अंदर इस मामले को टेकअप किया तो वफाकी वजीर पावर डिवीज़न उमर अयूब साहब प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड के वो चेयरमैनशिप से अलग हो गए, क्योंकि कोई भी रुकने पार्लियामेंट आइन के आर्टिकल 63(1) की झैली शिक ई और के मुताबिक अगर वो किसी ऐसी कंपनी जिसके अंदर वफाकी हुकूमत की शेयर होल्डिंग है, उसके अंदर अक्सरियत हो, भले मिनॉरिटी में हो, उसके अंदर अगर वो मेंबर बनते हैं तो वो नाअहल हो सकते हैं। जब उन्होंने वजाहत की तो उमर अयूब साहब ने ये मुनासिब समझा कि मुझे फौरी तौर पर अलग हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत से कैबिनेट मेंबर्स और अरकान पार्लियामेंट जिद हैं कि नहीं, कानून के अंदर तरमीम करनी है, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए कि हमने कंपनियों के बोर्ड में शामिल होना है। तो इसके लिए वज़ारत कानून का मौक़िफ़ क्या है? कानून में तरमीम करने की भी जरूरत पड़ेगी इसमें। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट से तो रुजू किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में तरमीम करनी पड़ेगी, तो ये हुकूमत इस पोजीशन में तो नहीं है कि कवानीन में तरमीम कर सके। शादी, ये बड़ा संगीन मामला है, चूंकि वजारत कानून ने और उसके साथ अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में कहा है कि आइन के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। कानून तो बात की बात है, आइन के आर्टिकल 63(1) के झैली शिक ई और के मुताबिक आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अब हाँ, आइन के आर्टिकल 63(1) के ई और के में अगर तरमीम कर ली जाए तो ये मुमकिन हो सकता है, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो सादा अक्सरियत से कानून पास करवाने के हवाले से उन्हें बड़ी मुश्किल होती है, तो आइन के अंदर तरमीम करना मुमकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन अब वफाकी काबीना के अरकान के इसरार के ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कैबिनेट के प्लेटफॉर्म से वजारत कानून को यह हिदायत की है, बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस फाइल किया जाए और इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला करवाया जाए आइन के आर्टिकल की तशरीह के हवाले से। हैरानकुन तौर के ऊपर यह गैर मामूली इकदाम है। 2.5 साल के दौरान पहली मरतबा वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू कर रही है कि हमारी वजारत कानून, हमारे एक्सपर्ट लोग और हम खुद, अच्छा मैंने खुद पढ़ा है ये आइन के आर्टिकल 61(3) का ई और के सेक्शन बहुत वाज़ेह है।
और अरकान पार्लियामेंट और कैबिनेट मेंबर्स को समझ नहीं आ रही। ये बहुत हैरान कुन मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट से तशरीह के बाद अरकान पार्लियामेंट को शायद कुछ तसल्ली होगी कि आइन उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो सरकारी कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होकर बैठ के फैसला साजी के अंदर अपना रोल प्ले करें। तो अब ये कबीना ने तो इजाजत दे दी, अब मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, रेफरेंस फाइल होगा, फिर वहां से फैसला आएगा। जो 799 अफसरान खिलाफ कवानीन जो तैनात किए गए थे, वजारत कानून ने इस पर क्या एतराज़ उठाया है, जो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना है इन्होंने? शाजिया, ये तकरीबन 10 माह से ज़्यादा अरसा होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया था, इंक्वायरी कमेटी बनी थी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट इजाज़ मुनीर साहब की सरबराही में, और हमने इस खबर को 24 अगस्त को ब्रेक किया था। उस खबर के अंदर बताया गया था कि तमाम तर इदारों की अदम तावन के बावजूद जो रिकॉर्ड मुरतब किया गया था उसके मुताबिक 799 अफसरान ऐसे थे जो 18 अगस्त 2016 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में भी खिलाफ कानून तैनाती हुई, जिसमें 93 लोग अफसरान ऐसे थे जो PTI के दौर हुकूमत में हुए, बाकी लोग पिछले दौर हुकूमत में तैनात हुए कि ये खिलाफ कानून तैनात हुए हैं। डॉक्टर राइशर हुसैन साहब की सरबराही में कमेटी के पास मामला गया, दरमियानी रास्ता निकालें। सब ने कहा कि इसकी पुरानी तरीकों से तौसीक कर दें, लेकिन वजारत कानून ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुनाफिक काम होगा, अब पुरानी तरीकों से तौसीक नहीं कर सकते। एग्जैक्टली मतलब कि चोर रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है? जी एग्जैक्टली, एक चोर रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही थी। हमने इस मामले को टेकअप किया था। कुछ कैबिनेट मेंबरान ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि वजीर कानून की राय को वेटी देनी चाहिए, और अल्टीमेटली अब यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द करने की मंजूरी दी गई है। रेफरेंस फाइल होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बताए कि 799 अफसरान, जिसमें से 50 अफसरान इस वक्त भी खिलाफ कानून मुख्तलिफ ओहदों पर बराजमान है, उनकी किस्मत का क्या होगी, यह फैसला भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टाते, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।